friends, Namaskar. Myself Mahavir Prasad. Welcome to all of you in my biology online class. स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एंजाइम। एंजाइम के बारे में स्टडी करेंगे हम आज, ठीक है। एंजाइम देखिए स्टूडेंट्स, एंजाइम क्या होते हैं कि अपन पढ़ते हैं कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन की जो रेट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन, उसको इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए कैटलिस्ट काम में ले जाते हैं, ठीक है ना। किसी भी रिएक्शन को जल्दी संपन्न करवानी हो तो क्या करते हैं, कैटलिस्ट काम करते हैं, ठीक है ना। यानी रिएक्शन की रेट इंक्रीज करनी हो, डिक्रीज करनी हो तो कैटलिस्ट काम में, केमिकल कैटलिस्ट काम में लेते हैं अपन, ठीक है ना। अब वो क्या करते हैं, वो स्वयं अपरिवर्तित रहती है, मतलब कैटलिस्ट उत्प्रेरक, कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए और क्या रासायनिक अभिक्रिया की जो गति है, जो वेग है, उसमें क्या कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। और स्वयं सेल्फ में किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जीवित कोशिकाओं के अंतर्गत, जीवित कोशिकाओं में कुछ अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं जिनको जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है ना। तो एंजाइम के बारे में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंजाइम की, ठीक है, और फिर संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं यानी बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। चाहे वो मतलब एनाबोलिज्म हो, चाहे कैटाबोलिज्म हो, मेटाबोलिज्म हो, ठीक है। ये जो रिएक्शन होती हैं जो कि जीवित कोशिकाओं के अंतर्गत होती है, जीवों में होती है, ठीक है ना, प्लांट्स के अंदर होती है, जंतुओं के अंदर होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। कौन सी रिएक्शन होती है, जैव रासायनिक रिएक्शंस, यानी बायोकेमिकल रिएक्शन या जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है ना। अब इन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में ये जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ये कुछ सक्रिय कार्बनिक पदार्थों की अल्प मात्रा की उपस्थिति में संपन्न होती है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार के एक्टिव ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिनकी अल्प मात्रा, जिनकी मिनिमम क्वांटिटी की प्रेजेंस में ये रिएक्शन संपन्न होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं, ठीक है, के वेग को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाने के लिए, यानी गति में परिवर्तन करने के लिए जिन कार्बनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है ना, वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैव उत्प्रेरक। क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक। उनको क्या कह सकते हैं अपन, जैव उत्प्रेरक कहेंगे, यानी बायोकैटलिस्ट, ठीक है, बायोकैटलिस्ट। और बायोकैटलिस्ट के रूप में ही एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। यानी एंजाइम क्या है, जैव उत्प्रेरक है, यानी ये जैव उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या काम में लिए जाते हैं, एंजाइम काम में जाते हैं, एंजाइम प्रयुक्त होते हैं, ठीक है ना, एंजाइम प्रयुक्त होते हैं। इनको किण्वक भी कहते हैं, ठीक है ना। एंजाइम को हिंदी में क्या कहेंगे, किण्वक, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब एंजाइम को जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में जैव उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो एक सटीक डेफिनेशन देखी जाए, एक सरल डेफिनेशन देखी जाए एंजाइम की, तो सरल डेफिनेशन क्या होगी कि प्रोटीन, अच्छा एक बात और है कि जो ये जैव उत्प्रेरक के रूप में एंजाइम प्रयुक्त किए जाते हैं, ये एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन युक्त होते हैं, ठीक है ना। तो वे प्रोटीन युक्त कार्बनिक पदार्थ, वे प्रोटीन युक्त कार्बनिक पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में जैव उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, जैव उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें एंजाइम कहते हैं, ठीक है। और ये जैव उत्प्रेरक यानी एंजाइम का काम क्या होगा, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की जो रेट है उसमें चेंजमेंट कर देंगे, उसमें चेंज कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बायोकेमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रोटीन प्रकृति के बने होते हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है।
प्रोटीन प्रकृति के वे कार्बनिक पदार्थ, ठीक है स्टूडेंट्स, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में जैव उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होती हैं, उन कार्बनिक पदार्थों को एंजाइम या किण्वक कहते हैं। और ये जैव उत्प्रेरक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले सन 1878 में विल्ली कोहने नाम का एक वैज्ञानिक था, विल्ली कोहने, ठीक है, विल्ली कोहने नाम का एक साइंटिस्ट था। इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था। और इससे पहले एक बर्जीलियस नाम का वैज्ञानिक था, बर्जीलियस, ठीक है, बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक ने ही एंजाइम की जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचान की थी, ठीक है ना। बर्जीलियस ने एंजाइम की जैव उत्प्रेरक के रूप में पहचान की थी और विल्ली कोहने ने 1878 में एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। इस विल्ली कोहने के बाद में एडवर्ड बुकनर, कौन सा वैज्ञानिक आया, एडवर्ड बुकनर, ठीक है। एडवर्ड बुकनर ने क्या किया, फर्स्ट एंजाइम यानी यीस्ट कोशिकाओं से, ठीक है, एडवर्ड बुकनर ने यीस्ट कोशिकाओं से फर्स्ट एंजाइम पृथक किया, ठीक है, यीस्ट कोशिकाओं से फर्स्ट एंजाइम पृथक किया जिसका नाम था जाइमेज एंजाइम। क्या नाम था, जाइमेज एंजाइम, ठीक है स्टूडेंट्स, जाइमेज एंजाइम इसका नाम था, ठीक है ना। किसने पृथक किया, एडवर्ड बुकनर ने, एडवर्ड बुकनर ने, ठीक है। अब इनके बाद सन 1926 में सुमनर व नार्थरोप, सुमनर व नार्थरोप नाम के दो वैज्ञानिक आए, सुमनर व नार्थरोप, ठीक है। सुमनर व नार्थरोप ने एंजाइमों की रासायनिक प्रकृति बताई थी, ठीक है। सुमनर व नार्थरोप ने बताया था कि एंजाइम की जो रासायनिक प्रकृति है वो प्रोटीनस प्रकृति होती है, यानी प्रोटीन प्रकृति होती है एंजाइम की, यानी एंजाइम जो है वो प्रोटीन प्रकृति के बने होते हैं। इस बात को प्रमाणित किया था, किसने किया था, सुमनर व नार्थरोप ने, ठीक है। 1926 में सुमनर व नार्थरोप ने एंजाइम की प्रोटीन प्रकृति को प्रमाणित किया था सबसे पहले, ठीक है स्टूडेंट्स। अधिकांश एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, लगभग सारे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। सामान्य कॉन्जुगेटेड जो एंजाइम होते हैं ना वो सारे प्रोटीन, ठीक है, और उसके साथ में कुछ अप्रोटीन वाले भाग भी होते हैं, ठीक है, अप्रोटीन भाग भी होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और देखिए कि सुमनर व नार्थरोप के बाद, ठीक है, सुमनर व नार्थरोप के बाद देखिए एक अल्टमान व सेट नाम का एक वैज्ञानिक था, अल्टमान, ठीक है। उस अल्टमान ने आरएनए से बने हुए एंजाइम के, आरएनए प्रकृति वाले एंजाइम की खोज की थी, ठीक है, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो थी इंट्रोडक्शन एंजाइम्स की। अब यदि एंजाइम के स्ट्रक्चर की बात करें, अपन संरचना की बात करें, तो अधिकांश मतलब लगभग सारे एंजाइम, ठीक है, प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सारी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती। ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम बट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। सारे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं लेकिन सारे प्रोटीन क्या नहीं होते, एंजाइम नहीं होते, ठीक है स्टूडेंट्स। कॉन्जुगेटेड एंजाइम क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स, अधिकांश एंजाइम कॉन्जुगेटेड होते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेटेड मतलब प्रोटीन के साथ साथ में अप्रोटीन वाले भाग भी होते हैं एंजाइम में, ठीक है। और कुछ एंजाइम से पेप्सिन एंजाइम है, ठीक है ना, पेप्सिन एंजाइम है, जाइमेज एंजाइम है, ये मतलब पूर्ण रूप से प्रोटीन के बने होते हैं, कंप्लीटली प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सारे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं जबकि सारी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती है। तो एक कॉन्जुगेटेड एंजाइम की संरचना की बात करें तो एक कॉन्जुगेटेड एंजाइम जिसमें
प्रोटीन वाले भाग भी होता है और अप्रोटीन वाले भाग भी होता है। ठीक है, यानी एक कॉन्जुगेटेड एंजाइम के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक कॉन्जुगेटेड एंजाइम के दो पार्ट होते हैं, एक तो प्रोटीन पार्ट, ठीक है, और एक होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। तो वे एंजाइम जिनमें प्रोटीन पार्ट भी हो और नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो, यानी प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर के जो एंजाइम बनते हैं ना, उनको कहते हैं होलो एंजाइम। क्या कहेंगे उनको? होलो एंजाइम, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम, होलो एंजाइम क्या होते हैं? देखो, पूर्ण होलो एंजाइम क्या होते हैं? कंप्लीट एंजाइम। ठीक है, कंप्लीट एंजाइम मतलब वे एंजाइम जिनमें प्रोटीन पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एंजाइम की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, मतलब कुछ एंजाइम तो ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली प्रोटीन के बने होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन एंजाइम है, कंप्लीटली प्रोटीन का बने होते हैं। ठीक है, और अधिकांश एंजाइम है ना कॉन्जुगेटेड एंजाइम होते हैं, जिनको होलो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, होलो एंजाइम क्या होता है? जिसमें प्रोटीन पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। ठीक है, यू अंडरस्टैंड? अब जो प्रोटीन पार्ट है ना, इसको कहते हैं एपो एंजाइम। प्रोटीन पार्ट को क्या कहेंगे? एपो एंजाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ना, ठीक है, प्रोटीन पार्ट तो एपो एंजाइम कहलाएगा होलो एंजाइम का। ठीक है, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ना, इसको कहेंगे कोफैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट है, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है। नॉन प्रोटीन पार्ट मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें होते हैं। ठीक है, अब ये जो कोफैक्टर है ना, कोफैक्टर ये दो टाइप के हैं। एक तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर, ऑर्गेनिक कोफैक्टर। ठीक है, और एक होता है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर कौन सा पार्ट है? नॉन प्रोटीन पार्ट, यानी कॉन्जुगेटेड एंजाइम में जो पार्ट नॉन प्रोटीन है, जो प्रोटीन से नहीं बना है, प्रोटीन के अलावा। ठीक है, कार्बन प्रोटीन के अलावा ऑर्गेनिक, ठीक है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो बनता है वो क्या है? कोफैक्टर है, होलो एंजाइम का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कोफैक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर एंड इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। ठीक है, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर को अपन एक्टिवेटर भी बोल सकते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्टिवेटर। अच्छा, एक्टिवेटर के रूप में, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर के रूप में होलो एंजाइम में कौन से सब्सटेंस होते हैं? इनमें इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं। इनऑर्गेनिक आयंस, यदि किसी एंजाइम में प्रोटीन के साथ साथ इनऑर्गेनिक आयंस प्रेजेंट है तो उसे इनऑर्गेनिक कोफैक्टर कहेंगे या एक्टिवेटर कहेंगे, सक्रियक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनऑर्गेनिक आयंस में जैसे Fe2+ है, ठीक है, Mg2+ है, ठीक है, Zn++ है। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक आयंस है। यदि किसी एंजाइम में ये इनऑर्गेनिक आयंस प्रेजेंट है एपो एंजाइम के साथ, तो इन इनऑर्गेनिक आयंस को क्या कहेंगे? एक्टिवेटर, ठीक है, या इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड? अब ऑर्गेनिक कोफैक्टर की बात करें तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर भी दो होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर भी दो टाइप के होते हैं। तो ये देखना कौन कौन से होते हैं ऑर्गेनिक कोफैक्टर। देखिए, ऑर्गेनिक कोफैक्टर के रूप में नंबर 1 है प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, और सेकंड है कोएंजाइम। सेकंड क्या है? कोएंजाइम। ठीक है स्टूडेंट्स,
यू अंडरस्टैंड। अब प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या होता है? ये ऑर्गेनिक पार्ट, ठीक है, ऑर्गेनिक पार्ट है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनेगा ये, ठीक है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनेगा। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो एपो एंजाइम के साथ में यानी प्रोटीन पार्ट्स के साथ में, ठीक है ना, एपो एंजाइम के साथ में मजबूती से बंधे हुए रहते हैं, दृढ़ता पूर्वक बंधे हुए रहते हैं, ठीक है ना। वे ऑर्गेनिक सब्सटेंस किसी होलो एंजाइम में उपस्थित वे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो एपो एंजाइम के साथ दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं, ठीक है, मजबूती से बंधे होते हैं, उन्हें प्रोस्थेटिक ग्रुप या प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। फॉर एग्जांपल साइटोक्रोम, फॉर एग्जांपल क्या दे सकते हैं इसका अपन, साइटोक्रोम, ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। साइटोक्रोम है ना, ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर है, ठीक है, इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे क्योंकि साइटोक्रोम जो होते हैं ये होलो एंजाइम के अंदर एपो एंजाइम के साथ दृढ़ता पूर्वक यानी मजबूती से बंधे हुए रहते हैं, दृढ़ता से बंधे हुए रहते हैं, आसानी से इनको पृथक नहीं किया सकता, आसानी से इनको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है कोएंजाइम। कोएंजाइम है ना, ये एपो एंजाइम के साथ में है तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही, ठीक है, कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस ही है, लेकिन ये एपो एंजाइम के साथ में सरलता से मतलब सहजता से बंधे हुए रहते हैं, ठीक है ना। एपो एंजाइम को आसानी से एपो एंजाइम के साथ बंधे हुए, एपो एंजाइम के साथ बंधे हुए जो कोएंजाइम होते हैं ना, इनको आसानी से अलग किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। यानी कोएंजाइम को एपो एंजाइम से आसानी से अलग किया सकता है क्योंकि कोएंजाइम जो है ये सरलता या सहजता से, ठीक है, इतनी मजबूती से बंधे हुए नहीं होते हैं, ये सहजता से बंधे होते हैं, ठीक है ना। तो इनको आसानी से एपो एंजाइम से क्या कर सकते हैं अपन, अलग कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल एनएडी, निकोटिनियमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, और एनएडीपी, ठीक है, निकोटिनियमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स, ठीक है, और कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए, COA, कोएंजाइम ए, ये होते हैं कोएंजाइम, ठीक है। ये जो कोएंजाइम है ये एपो एंजाइम के साथ में सरलता से बंधे होते हैं, सहजता से जुड़े हुए रहते हैं ताकि इनको आसानी से अलग किया जा सके, ठीक है स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका ताकि याद करने में आसानी रहे, ठीक है। अब जो ये एपो एंजाइम वाला पार्ट ना, ये प्रोटीन पार्ट है होलो एंजाइम का, क्या ये प्रोटीन पार्ट है। अब इस एपो एंजाइम वाले पार्ट्स पे कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्लेस होते हैं, साइट्स होते हैं, ठीक है। एपो एंजाइम वाले पार्ट में कुछ स्पेसिफिक टाइप के साइट्स होते हैं जिनको एक्टिव साइट कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्टिव साइट्स। एपो एंजाइम है ना, एपो एंजाइम पर फाउंड होता है एक्टिव साइट्स, एक्टिव साइट्स एपो एंजाइम पर फाउंड होते हैं, सक्रिय स्थल कहते हैं इनको, ठीक है। सक्रिय स्थल कहां पाए जाते हैं, एपो एंजाइम पे पाए जाते हैं, और इन्हीं सक्रिय स्थल के साथ ही कोई सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम से जुड़ता है, ठीक है। कोई भी सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ रिएक्शन करता है तो वो एंजाइम के एक्टिव साइट वाले प्लेस पे, एक्टिव साइट वाले जो प्लेस है उस पे जुड़ता है, और उस पे जुड़ के एंजाइम के साथ में वो रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, जिसकी मैकेनिज्म हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है, यू अंडरस्टैंड। तो ये था एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में और एंजाइम के इंट्रोडक्शन के बारे में, और जो एक्टिव साइट वाली बात है ये भी आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एपो एंजाइम पर कुछ स्पेसिफिक टाइप साइट्स होते हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक साइट्स होते हैं जिन पे सबस्ट्रेट जो है वो रिएक्शन करता है, ठीक है। सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे ही एंजाइम के साथ जुड़ता है, ठीक है, यू अंडरस्टैंड। आई होप, आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ जो सब्सक्राइब के पास
जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसके पास एक बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जो नई वीडियोज हैं, आने वाले जो नए लेक्चर्स हैं, उनके नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए, सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।